गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सरदार पूर्ण सिंह को। किनको पढ़ा था? सरदार पूर्ण सिंह को। और आज अपन पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया, भारत के संविधान का जनक जिसे कहते हैं, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का यह एक जगह भाषण दिया है, उसका यह सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक बातें। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है? भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को और इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु होती है और 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। मध्य प्रदेश का एक गांव है छोटा सा महू, वहां पर इनका जन्म होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू के अंदर हुआ। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षणिक उन्नति करते रहे और डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया और समतामूलक समाज व प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में विशेष योगदान दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे तथा संविधान के प्रारूप को संसद में स्वीकृत कराया। किन्होंने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को दिया गया 1990 के अंदर। 1990 के अंदर अंबेडकर को, बाबा साहब को, जो इनका निकनेम है बाबा साहब या भीम, बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया 1990 के अंदर। इनकी जो पढ़ाई है, इनकी जो शिक्षा है, वह यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने बीए किया, फिर एमए किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने बीए किया, फिर एमए किया। फिर ये गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए और पीएचडी की, यानी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। और वहाँ पर इन्होंने एमए भी किया। फिर ये गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी की उपाधि प्राप्त की और वहाँ पर कानून की भी पढ़ाई की और बैरिस्टर एट लॉ और बैरिस्टर भी बने। कानून के अंदर कानून की पढ़ाई की, उसके बाद में बैरिस्टर बने, एक बहुत बड़े वकील। अपने जो आज वकालत करते हैं, वकालत भी उन्होंने की, विदेश से ही वकालत करके आए थे और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। आज जैसे वकील होता है, अपन कहते हैं वकील साहब, पहले वकील को कहते थे बैरिस्टर। तो इन्होंने लंदन से क्या है, बैरिस्ट्री की। भीमराव अंबेडकर अंग्रेजी में ही अपनी किताबों को लिखा है उन्होंने। हिंदी में तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा है। इनकी प्रमुख किताबें हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रफी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द rise and fall of the Hind women, annihilation of castes आदि।
इनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनकी जो सारी रचनाएं हैं वह भारत सरकार के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर ऑफ संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहेब अम्बेडकर ऑफ संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। पाठ परिचय। पाठ्य पुस्तक में चयनित सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें भाषण में भीमराव अंबेडकर ने परिपक्व राजनीतिक मंथन और भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक उपायों पर बेबाक विचार व्यक्त किए। अपने विचार व्यक्त किए, एक भाषण दे रहे हैं और वह भाषण यहाँ पर लिया गया है। एक भाषण दे रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर प्रजातंत्र पर, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र पर एक भाषण दे रहे हैं और उस भाषण का यह यहाँ पर एक अंश है। प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए तथा बहुमत को अल्पमत के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। दूसरों के लेखक ने दूसरे देशों की स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने तथा भारत में विधायिकाओं में अधिक जवाबदेही व संयत चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रजातंत्र की सफलता हेतु दिए गए सुझाव आज भी प्रासंगिक हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण के अंदर प्रजातंत्र को सफल बनाने की बात कर रहे हैं। प्रजातंत्र को सफल बनाने में कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक शर्तें कि प्रजातंत्र को सफल बनाने में कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं। यह स्वीकृत मत है कि प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है, प्रजातंत्रवादी शासन व्यवस्था में जो सत्तारूढ़ है, सत्तारूढ़ यानी जिसके हाथ में प्रजातंत्र की कमान है, लोकतंत्र की कमान है। जैसे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के हाथों में लोकतंत्र की कमान है तो सत्तारूढ़ पार्टी वह है, और केंद्र के अंदर बीजेपी डॉक्टर अपने नरेंद्र प्रसाद मोदी है, नरेंद्र मोदी है। वो क्या है कि बीजेपी से बहुमत दल के नेता हैं और अपने प्रधानमंत्री हैं। तो सत्तारूढ़ पार्टी कौन सी हुई? बीजेपी। उन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष लोगों के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए क्या उनकी समिति में वे योग्य हैं कि उन्हें सत्तारूढ़ रहने दिया जाए, ताकि वे उनके हितों का संरक्षण कर सके, उन्हें उनके सौभाग्य को बना सकें। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब अपने यहाँ पर सरकार का समय होता है 5 साल का, सरकार का समय कितना होता है? 5 साल का। प्रजातंत्र का समय सरकार का समय होता है 5 साल का, और 5 साल जो सरकार ने काम किया है और जब 5 साल बाद में चुनाव हों तो क्या है कि जो अपने मिनिस्टर बने हुए हैं, एमएलए बने हुए, एमपी बने हुए, उन्हें क्या है लोगों के पास जाना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि हमने जो 5 साल में काम किया, हमने जो 5 साल में काम किया उस काम से आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं, उस काम से आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं, या अगर उसके लायक हैं तो उन्हें आगे मौका और दिया जाना चाहिए, आगे भी वह उसी पार्टी को वोट दें या उसी पार्टी को सत्तारूढ़ रहने दें, ताकि उनके हितों का क्या कर सकें, उनके हितों की रक्षा कर सकें, संरक्षण कर सकें, उनके सौभाग्य को बना सकें और उनकी आरक्षा कर सकें। प्रजातंत्र केवल इतने से ही संतोष नहीं होता, प्रजातंत्र केवल इतने से ही संतोष नहीं होता कि प्रत्येक 5वें वर्ष सरकार की रोकथाम की जा सके और इसी बीच के समय में कोई सरकार को कुछ भी न कहे सुन सके। अब यहाँ पर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? अंबेडकर कह रहे हैं कि जो प्रजातंत्र है, यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार बनी हुई है, उसका सिर्फ यही काम नहीं होता है और उसको सिर्फ इतने से ही संतोष नहीं करना होता है कि 5 साल बाद ही वह लोगों के बीच में जाए और बीच में वह क्या है कि लोगों के काम भी नहीं करे,
उनके कामों को रोके। इसी बीच के समय में सरकार को कुछ नहीं कहे सुन सके। और जो 5 साल के बीच का समय होता है जब से सरकार बनती है और जब वापस चुनाव होते हैं, उस बीच का जो पीरियड होता है, बीच का जो समय होता है 5 साल का, उसमें गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं कहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र चाहता है कि न केवल 5 वर्ष की समाप्ति पर सरकार का निषेध किया जा सके, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार के विरुद्ध किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई भी की जा सके। अब क्या कह रहे हैं, यह कह रहे हैं, अंबेडकर कह रहे हैं कि प्रजातंत्रवाद यानी जनतंत्र का विचार, लोगों का विचार, जिन्होंने गवर्नमेंट को चुना है, वे चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि 5 साल बाद ही गवर्नमेंट को हटाया जाए। अगर गवर्नमेंट से काम नहीं कर रही है तो उसको बीच में भी हटाना चाहिए, बीच में भी उसको हटाना चाहिए। ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर वह अच्छे से काम नहीं कर रही है तो तुरंत क्या है, निषेधात्मक कार्रवाई यानी उसे हटाने की कार्रवाई की जाए, तुरंत उसे हटाने की कार्रवाई की जाए, निषेधात्मक कार्रवाई की जाए, की जा सके। अब यदि किसी भी समय और तुरंत निषेधात्मक कार्रवाई की जा सके। अब यदि आपके और मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का मतलब है कि किसी भी आदमी को सदैव शासन करते रहने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर अंबेडकर क्या कह रहे हैं, अपने भाषण में क्या कह रहे हैं कि अब यदि आपके और मेरे कहने का आशय स्पष्ट हो तो प्रजातंत्रवाद का क्या अर्थ है, जनतंत्र यानी लोगों का विचार है। वह कह रहे हैं कि आपके और मेरे कहने का अगर आशय स्पष्ट हो तो लोगों का विचार है कि एक ही आदमी को सदैव शासन करने का कोई अधिकार है क्या? नहीं है। किसी भी आदमी को हमेशा शासन करने का अधिकार नहीं है। लोगों के पास यह अधिकार होना चाहिए कि उसे हटा सके और किसी नए आदमी को, किसी अच्छा काम करने वाले आदमी को ला सके। करते रहने का अधिकार नहीं है। यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि उस अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं अंबेडकर की, यह शासन करने का अधिकार लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि कौन सा आदमी कब तक शासन करेगा, कितने साल तक शासन करेगा। यह अधिकार किसके पास है? यह अधिकार है लोगों के पास। कौन से लोग? वो लोग जो वोट करते हैं, जनता का। यह अधिकार किसका है? यह अधिकार है जनता का। जनता फैसला करे कि कौन आदमी कितने समय तक शासन करेगा। अगर जनता को सही लगे तो वह उसे बार बार चुनेगी, अगर सही नहीं लगे तो 5 साल बाद में पलट देगी। और अधिकार को लोकसभा भवन में ही चैलेंज किया जा सकता है। आप देखें कि विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है। विरोधी पक्ष यानी एंटी पार्टी। अब कांग्रेस की एंटी पार्टी बीजेपी, बीजेपी की एंटी पार्टी कांग्रेस, यानी विरोधी पक्ष का होना जरूरी है। विरोधी पक्ष का होना कितना आवश्यक है? विरोधी पक्ष के होने का मतलब है कि सरकार हमेशा हथौड़े के नीचे रहती है। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं है उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि विरोधी पार्टी का होना, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। विपक्ष की पार्टी का होना, विपक्ष का होना, मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष होगा और मजबूत नहीं होगा, विपक्ष नहीं होगा तो आपके काम आसानी से नहीं होंगे। अगर विपक्ष मजबूत होगा तभी क्या है कि काम आसानी से निकलते रहेंगे। और जो पक्ष है, पक्ष यानी जिसकी सरकार है, जिसने सरकार बना रखी है, जिस दल ने सरकार बना रखी है, वह हमेशा क्या है, किसके नीचे रहेगी? हथौड़े के नीचे। हथौड़ा यानी विपक्ष क्या है? विपक्ष एक हथौड़ा है, उसके नीचे रहेगी और काम ज्यादा होंगे। अगर विपक्ष ही मजबूत नहीं रहा
विपक्ष ही मजबूत नहीं रहा तो वह सरकार क्या करने लग जाएगी? मनमानी करने लग जाएगी। सरकार क्या करने लग जाएगी? मनमानी करने लग जाएगी। जो लोग सरकारी पार्टी में नहीं है उन लोगों की दृष्टि में भी प्रत्येक सरकारी कार्य का औचित्य सिद्ध होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में नाना कारणों से मेरी सम्मति में प्रधान कारण सरकारी विज्ञापनों से मिलने वाली आय हो सकती है। सरकारी पक्ष का कहीं ज्यादा प्रचार होता है, विरोधी पक्ष का बहुत कम। विरोधी पक्ष समाचार पत्रों के लिए किसी आय का साधन नहीं बन सकते। शासक दल के सदस्यों के भाषणों से समाचार पत्रों के अंतिम पृष्ठों में भी अंत में कहीं जाकर जगह पाते हैं। मैं प्रजातंत्रवाद की आलोचना नहीं कर रहा हूं। प्रजातंत्रवाद की सम्यक सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है। अब अंबेडकर कह रहे हैं कि अगर प्रजातंत्रवाद को सफल बनाना है तो विरोधी पक्ष का होना यानी विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार उतने ही ज्यादा काम करेगी। अब वह क्या बताते हैं? वह बताते हैं, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए न केवल स्थान है बल्कि विरोधी पक्ष के कार्य को चालू रखने के लिए विरोधी पक्ष के नेता को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है, उसे एक सेक्रेटरी दिया जाता है, उसे कई सांकेतिक लेखक तथा दूसरे कर्मचारी दिए जाते हैं। लोकसभा भवन में उसके लिए पृथक एक कमरा रहता है जिसमें वह अपना कार्य चलाता है। अब यहाँ पर प्रजातंत्रवाद को सफल बनाने के लिए प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए अंबेडकर भाषण दे रहे हैं और उस भाषण में कह रहे हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विरोधी पक्ष का होना बहुत जरूरी है, विरोधी पक्ष होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और वह अपने भाषण में बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लैंड है, सॉरी अपना नहीं, अपना तो हिंदुस्तान है, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर विपक्ष के लिए न केवल स्थान है बल्कि उसे सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है। गवर्नमेंट उसे सैलरी देती है। किसको? विपक्ष का जो नेता होता है, विपक्ष की पार्टी का, जो सत्तारूढ़ पार्टी के एंटी पार्टी होती है, विपक्ष पार्टी होती है, उसका जो नेता होता है उसे एक तो सेक्रेटरी दिया जाता है और उसका सरकारी खजाने से वेतन अलग से होता है। जैसे अपने मिनिस्टर को, कैबिनेट मंत्री को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, उसी प्रकार विपक्ष का जो आदमी होता है, विपक्ष का जो नेता होता है, उसे सरकारी खजाने से गवर्नमेंट के पैसे देती है, उसे सरकारी खजाने से गवर्नमेंट पैसे देती है और उसे सेक्रेटरी भी दिया जाता है, दूसरे कर्मचारी भी दिए जाते हैं। और जो अपना संसद भवन, लोकसभा भवन होता है, उसके अंदर उसका एक अलग से रूम भी होता है, उसका एक अलग से कमरा भी होता है जिसमें वह अपना कार्य चलाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कनाडा में भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है उसी प्रकार विरोधी पक्ष का नेता भी वेतन प्राप्त करता है। इन दोनों देशों के लोग सोचते हैं कि कोई न कोई होना चाहिए जो सरकार की गलतियों की ओर भी अंगुली निर्देशित कर सके। वे चाहते हैं कि सरकारी गलतियां बताने का कार्य सतत निरंतर होता रहना चाहिए, इसलिए वे विरोधी पक्ष के नेता पर रुपया खर्च करना बेकार नहीं समझते। अब अंबेडकर इंग्लैंड के बाद में आगे दूसरा उदाहरण बताते हैं कनाडा का, कि जिस प्रकार कनाडा का प्रधानमंत्री वेतन प्राप्त करता है, जिस प्रकार कनाडा के प्रधानमंत्री को वेतन मिलता है, उसी प्रकार जो उनका विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष की पार्टी का जो नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है, उसे क्या मिलता है? उसी प्रकार वेतन मिलता है जिस प्रकार कनाडा के अंदर प्रधानमंत्री को मिलता है। क्यों मिलता है? वहां के लोगों की क्या सोच है? वहां के लोगों की सोच है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा और सरकार की गलतियों की ओर जो दिशा निर्देश करेगा, अंगुली
सरकार की जो गलतियां होंगी उनकी ओर अंगुली करेगा। उनकी ओर अंगुली कौन करता है? उनकी ओर अंगुली सरकार के आदमी तो करते नहीं है। सरकार के आदमी तो अपनी सरकार पर अंगुली उठाते नहीं है। अंगुली वही उठाता है जो विपक्ष का होता है। विपक्ष का जो आदमी होता है वही क्या उठाता है? अंगुली उठाता है। और विपक्ष का जो आदमी है वह अंगुली उठाएगा तभी क्या होगा कि जो गलतियां रही है उन गलतियों के अंदर सुधार होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि जो विपक्ष के ऊपर अपन पैसा खर्च कर रहे हैं वह क्या नहीं जाता, वह उनका पैसा बेकार नहीं जाता है, वह उनका पैसा बेकार नहीं जाता है। आगे मैं समझता हूं कि एक तीसरी शर्त भी है कि जो प्रजातंत्रवाद की सफलता की पूर्व आवश्यकता है वह यह है कि कानून तथा शासन की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहां कानून की समान दृष्टि नहीं है, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में कुछ बहुत अधिक कहना चाहिए। लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। अब एक मजबूत विपक्ष के बाद में अंबेडकर कह रहे हैं कि एक तीसरी शर्त यह भी है जो कि लोकतंत्र को, जनता के तंत्र को, प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक शर्त है। वह यह है कि कानून की दृष्टि में और जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो शासन करने वाली पार्टी है, उसकी नज़र में सभी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। सभी समान हो। कानून की दृष्टि में एक गरीब की भी वही अहमियत होनी चाहिए और एक पैसे वाले की भी वही अहमियत होनी चाहिए। दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए कानून की दृष्टि में, क्योंकि कानून सबके लिए समान है। कानून सबके लिए क्या है? समान है। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार शासन की दृष्टि में सभी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, क्योंकि सभी ने मिलकर सरकार बनाई है, सभी ने मिलकर एक पार्टी को चुना है, तो उसी पार्टी में दूसरी पार्टी वाले भी उनके लिए क्या है? समान उसी प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार अपनी पार्टी के लोग हैं। मैं नहीं समझ, यद्यपि ऐसे छुटपुट अवसर गिनाए जा सकते हैं जहाँ कानून की समान दृष्टि नहीं है, तो भी मैं नहीं समझता कि इस समय मुझे कानून की दृष्टि में समानता के बारे में बहुत अधिक कहना चाहिए। लेकिन शासन की दृष्टि में समानता की बात महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोगों के लिए यह संभव है कि या तो ऐसी घटनाएं याद कर सकें या ऐसी घटनाओं की कल्पना कर सकें जबकि शासनारूढ़ पार्टी अपनी पार्टी के सदस्यों के हित में ही शासन करती हुई प्रतीत होती है। कुछ भी हो, मैं इस प्रकार की कितनी ही घटनाएं याद कर सकता हूं। आज कल्पना करें कि एक कानून कहता है कि कोई भी आदमी बिना लाइसेंस के कोई विशेष वस्तु का व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है। इसलिए कोई भी उस कानून पर आपत्ति नहीं उठा सकता। उस कानून विशेष में कहीं कुछ भी पक्षपात नहीं है। लेकिन हम एक कदम आगे जाएं और देखें कि जब कोई आदमी किसी अफसर या मंत्री के पास किसी वस्तु विशेष का व्यापार करने के लिए लाइसेंस मांगने जाता है, मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है कि एकदम संभव है कि मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी की ओर देखे कि वह किस रंग की टोपी पहने हुए है। यदि वह ऐसी टोपी पहने हुए है जो उसे अच्छी लगती है, तो निश्चय हो जाता है कि वह उसकी पार्टी का आदमी है। अब एक दूसरा आदमी जाता है जो दूसरी तरह की पोशाक पहने हुए या दूसरी पार्टी का, वह मिनिस्टर पहले आदमी को लाइसेंस दे देता है और दूसरे को क्या कर देता है? इनकार। अब यहाँ पर अंबेडकर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर अंबेडकर कह रहे हैं कि शासन की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। शासन की दृष्टि में क्या होना चाहिए? शासन की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वह कहते हैं कि कानून सभी के लिए समान है।
वह कह रहे हैं कि कानून सभी के लिए समान है, कानून की दृष्टि में सभी समान है। जब किसी चीज को बेचने या किसी चीज का व्यापार करने के अंदर सभी को लाइसेंस की आवश्यकता होती है, सभी को किस चीज की होती है आवश्यकता होती है, लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और लाइसेंस लेने के लिए जब कोई आदमी मिनिस्टर के पास जाए, जब कोई आदमी मिनिस्टर के पास जाए और मिनिस्टर के पास जाकर वह उस चीज की मांग करे, लाइसेंस की मांग करे, तो मिनिस्टर सबसे पहले उसकी टोपी को देखे, यानी कि उसने कौन सी पार्टी की टोपी पहन रखी है। अगर उसे अच्छा लगे, अच्छा लगने का मतलब कि उसकी पार्टी का आदमी या उसका आदमी है, तो वह क्या दे देगा, उसे लाइसेंस दे देगा। और अब एक दूसरा आदमी दूसरी तरह की वेशभूषा पहनकर जाए, दूसरी तरह की वेशभूषा पहनकर जाए और वह मिनिस्टर को अच्छी नहीं लगे, यानी कि वह उस पार्टी का आदमी नहीं है, उस पार्टी का आदमी नहीं है, तो वह मिनिस्टर क्या करेगा, वह मिनिस्टर उसे लाइसेंस नहीं देगा और पहले वाले आदमी को लाइसेंस दे देगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कानून की दृष्टि में जो सभी समान है, वह शासन की दृष्टि में समान दिखाई नहीं दे रहे। शासन की दृष्टि में समान कैसे दिखाई नहीं दे रहे? कि अपने पार्टी के आदमी का काम कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के आदमी का काम नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर के लिए सारी जनता एक समान है, उस पार्टी के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सारे लोग हैं वो क्या है, एक समान है। शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के समान रूप से अधिकारी हैं। अगर सुविधा विशेष का दिया लिया जाना एक छोटी सी बात है और इसका प्रभाव संभवतः थोड़े से लोगों पर ही पड़ता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़े और देखें कि जब ऐसे भेदभाव शासन में प्रविष्ट हो जाता है तब क्या होता है। अब यहाँ पर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि शासन की दृष्टि में दोनों आदमी लाइसेंस लेने के हकदार थे। शासन की दृष्टि में, कानून की दृष्टि में वो दोनों समान है, तो शासन की दृष्टि में भी वो दोनों समान होने चाहिए लाइसेंस लेने के लिए। किसी भी पार्टी का पक्षपात नहीं करना चाहिए उस मिनिस्टर को, जो मिनिस्टर लाइसेंस दे रहा है, उस मिनिस्टर को किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। ओके, आगे का पढ़ेंगे अपन आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप एक बार अंबेडकर को जरूर पढ़ें। अंबेडकर का भारत के संविधान में बहुत बड़ा योगदान रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और उन्होंने अपने बचपन में इस कुरीति को बहुत ज़्यादा झेला है। जो छुआछूत वाली कुरीति थी उसे बहुत झेला है उन्होंने अपने बचपन में, और इसी कुरीति को मिटाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। और स्कॉलरशिप के ऊपर, पढ़ने के पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा पढ़े, मेहनत की, तो उनका स्कॉलरशिप में चयन होता है और स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो विदेश की पढ़ाई करने जाते हैं और बैरिस्टर बनकर लौटते हैं, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपाधि हुआ करती थी। इस प्रकार अंबेडकर को अपने बचपन के दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आप अंबेडकर को एक बार जरूर पढ़ें, इनके परिचय के बारे में पढ़ें, इनकी बुक्स के बारे में पढ़ें। ठीक है, आगे का पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ओके, थैंक यू।